हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किया है। जैसे मैंने बताया था पहले से ही, एक जो नॉर्सेट 5 का जो एग्जाम पैटर्न हुआ है, प्री होगा मेंस होगा। तो प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों का सिलेबस पैटर्न, जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न जो अलग रहने वाला है। तो इसलिए एक वीडियो मैंने बताया था फेज 2 मतलब स्टेज 2 जो होगा, मेंस एग्जाम जो होगा, वो जो रहेगा क्लिनिकल प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा। उसके क्वेश्चंस का एक मैंने सीरीज बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सीरीज रहेगा हमारा प्री के लिए, जो नॉर्सेट होगा 17 सितंबर को, उसी के रिलेटेड रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको करने के लिए ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, इसके आगे थोड़ा लेवल अप हम करते जाएंगे। तो एनाटॉमी के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देखेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमें क्या देखना है, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ का। तो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा यहाँ पे एटम, वाटर, सेल और केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या रहेगा, बेसिक यूनिट क्या है, हम सबको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो हमारा आंसर रहेगा सेल। ये ध्यान रखना है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ पूछा गया है, लाइफ। तो जब भी लाइफ आएगा तो उसका बेसिक यूनिट सेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक वर्ड है, ये लाइफ रिलेटेड ही सजेस्ट करता है। तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो सकता है, हमारा ऑप्शन रहेगा एंजाइम, प्रोटॉन, सेल्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंजाइम, ऐसी चीजें हमने पढ़ी होंगी। तो क्या लगता है आपको, आपका टाइम है, आपके पास टाइम दे रहा हूं। सही पकड़े हो आपका। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ मींस यही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही लाइफ होता है। तो इनका बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, सेल। तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सेल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें बाद में एग्जाम के टाइम में पैनिक कर देते हैं कि अरे यार, हमने तो ये पढ़ा था, क्या हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। तीसरा क्वेश्चन है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी लाइफ क्वेश्चन आया है, फिजिकल बेसिस क्या रहेगा लाइफ का। तो सेम स्ट्रेटेजी रिलेटेड हमें इसमें अप्लाई करना है। लाइफ रिलेटेड आया है और फिजिकल बेसिस पूछा है, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑफ लाइफ इज सेम। ये सारी चीजें एक ही है, तो इसका भी को आंसर रहेगा सेल रहेगा। यहाँ पे देखो, ऑप्शन एक ही है, आंसर एक ही आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से इन्होंने पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्री नॉर्सेट 5 में पूछे जाएंगे, ताकि आपका दिमाग थोड़ा हिला डालेंगे। फिर नॉर्सेट वाले बोलेंगे क्यों हिला डाला ना, तो हमें उनको बोलना है उल्टा आंसर देके, क्यों हिला डाला ना। नॉर्सेट वाले भी सोच रहे होंगे कि भैया बच्चा तो अच्छे से पढ़ाई करके आया है, तो कैसे, कहाँ से पढ़ा है, क्या टाइप का पढ़ा है, किसने पढ़ाया है, ये सारी चीजें वो सोचेंगे। हमें ये सब जानना नहीं है, हमें बस तैयारी करवाना है आपका। ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है, नर्सिंग जो कलीग्स है आपके, उन तक ये पहुंचाना है और उनको मोटिवेट करके ये जो स्ट्रेटजी है रहेगा, एग्जाम का सिलेबस रहेगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो देखो, एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आप 3 हो चुके हैं अब तक एक ही आंसर रिलेटेड। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, तो जिसको सेल वॉल होता है और एक विदाउट सेल वॉल होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये बेसिक प्राइमरी डिफरेंस होता है। तो लेकिन ऑप्शन हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस और फ्लैजेला। तो हमें क्या पूछा है, मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ये देखो, प्रोकैरियोटिक, ये रहा यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन देखो, आपका टाइम शुरू होता है। तो जैसे मैंने बताया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बस सेल वॉल का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा, तो हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल है तो उसको एनर्जी लगेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा। फिर फ्लैजेला,
ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट रहेगा। मेन चीज जो मेजर डिफरेंस है ये है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें रहेगा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। ह्यूमन बॉडी या कोई भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें रहेगा यूकैरियोटिक सेल रहेगा। प्रोकैरियोटिक इज सिंगल सेल, ये यूनिटी में नहीं रहता। यूकैरियोटिक सेल यूनिटी में रहता है, यूनिटी यू ऐसे ध्यान में रखना है। और ट्रू न्यूक्लियस इनके पास होता है यू ट्रू। ये जो चीजें है ये ध्यान में रखना है यूकैरियोटिक के पास। और ऐसे ही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द क्रोमोसोम। एक और डिफरेंस है इसमें, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल रहा, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल रहा, तो पहले इसमें ट्रू न्यूक्लियस रहेगा, मतलब सेल बाउंड रहेगा न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा लेकिन इसको सेल बाउंड नहीं रहेगा, तो सारा ये मिक्स रहेगा। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ये भी सेल बाउंड नहीं रहेगा, लेकिन इसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटेक्टेड रहेगा। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन ट्रू न्यूक्लियस, जैसे मैंने पहले बोला ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा उसका मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा। ऐसे ही डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं ताकि ऑप्शन भले ही बदल जाए लेकिन आप ध्यान में फोकस रहो कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है, ट्रू न्यूक्लियस जिसको कहते हैं वही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में प्रेजेंट रहेगा क्योंकि एनर्जी बनाना है। यूकैरियोटिक सेल किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। नॉट एसिमिलेटेड पूछा गया है, ये फोकस करना है। यहाँ पे नॉट वर्ड पे हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम अच्छे से पढ़ना है। नॉट यहाँ पे आप देख रहे हो, नॉट एसिमिलेटेड मतलब रिलेटेड नहीं है, यूकैरियोटिक सेल रिलेटेड क्या नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन में क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन में है आपको देखने को मिला लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज। इसमें से क्या चीज है जो यूकैरियोटिक सेल यूज नहीं करता है। लैक्टेट ये तो यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ नॉट एसिमिलेटेड पूछा गया है तो ये ध्यान में रखना है। सल्फेट भी यूकैरियोटिक सेल यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं कंज्यूम अपने ये करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ग्लूकोज तो हमें पता ही है, ये बेसिक चीज है ग्लूकोज। ह्यूमन बींग हो तो हमें ये लगेगा। सल्फेट और लैक्टेट भी हमारे बॉडी में रहता है। मेन चीज जो है, हम नाइट्रोजन हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं रखते, जैसे ब्लड में नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो हम सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा आंसर रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यूज करते हैं, तो हमारा इसका आंसर हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूकैरियोटिक सेल में यूज नहीं किया जाता है, प्रोकैरियोट में यूज किया जाता है। ये प्रो में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। वाह, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आया है, सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्या रहेगा। ऑप्शन इन्होंने दिया है हमें घुमाने के लिए, लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें पता है। हमने बायोलॉजी के स्टूडेंट है, हमने पास करके साइंस लेके नर्सिंग भी पास किया है, और कुछ बच्चे होंगे जो नर्सिंग के फाइनल ईयर में भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, आगे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस सब सेल को कंट्रोल करता है, तो ये रहेगा हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं, उसको खुद पावर की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं रहेगा। गोल्जी बॉडीज नहीं रहेगा। राइबोसोम्स तो प्रोटीन सिंथेसिस इसमें मदद करते हैं, एनर्जी सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया से हेल्प लेके माइटोकॉन्ड्रिया जो हुआ ये रहा पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा यहाँ पे। राइबोसोम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। सेल साइकिल में हमने जो टीसीए साइकिल है और इस साइकिल्स में हमने पढ़े होंगे कि एनर्जी कन्वर्जन बायोलॉजी में कि कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। न्यूक्लियस नहीं रहेगा, गोल्जी बॉडीज एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल में एक ही ऑर्गेनेल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि अच्छे से एनर्जी हमारा प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। विच सेल्यूलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे पूछा गया है, मैं लास्ट एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया कि ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है एनर्जी के लिए, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कौन यूज कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे दिए गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर्स, लाइसोसोम और एचएलए मॉलिक्यूल्स। तो क्या लगता है आपका इसका क्या आंसर होगा।
हाँ, सही समझे हो। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑक्सीजन यूज करता है, तो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन यूज कर रहा है। जहाँ पे देखो ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो मतलब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा आंसर सही पकड़ा है, यहाँ रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। रिसेप्टर्स तो सेलुलर कंपोनेंट जो है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, रिसेप्टर्स काम नहीं करते, रिसेप्टर से कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, या फिर कुछ चीजें हैं जो बाहर सेल से रिसेप्टर होंगे जो प्रॉपर उसी रिसीवर को एक्सेप्ट करेंगे जो कॉम्पेटिबल बने होते हैं। जैसे लाइसोसोम्स, ये उस काम के लिए नहीं बने हैं जो कि मेटाबॉलिज्म करेंगे। मेटाबॉलिज्म करना मतलब इन शॉर्ट यही होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन नाकाम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय। एरोबिक देखो वर्ड पे फोकस करना है, आंसर एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एरोबिक। एरोबिक मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन ले रहा है मतलब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो देखा इसका क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल बाउंड और सेल ऑर्गेनेल है, रॉड और ओवल शेप रहेगा। दे कंटेन एंजाइम्स फॉर एरोबिक स्टेजेस ऑफ सेल respiration and thus the sites of most ATP synthesis और फॉर द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। एक ही एक्सप्लेनेशन में आपके 4 सवालों के जवाब आ जाएंगे, लेकिन आपको वर्ड्स पे फोकस रहना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आप अच्छे से फोकस रह रहे हो, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे अच्छे से बताया गया है, तो सही ऑप्शन रहेगा हमारा डी। लाइसोसोम्स रेस्पिरेशन जो ऑक्सीडेटिव या कुछ भी हो, जो एनर्जी सिंथेसिस करते ही नहीं है, ना ये करेगा, ना लाइसोसोम्स करेगा, ना ग्लाइकोसोम्स करेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में यहाँ पूछा गया है, थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन चेंज हुआ है। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन पे फोकस करना है। साइटोस्केलेटन क्या होता है, सबसे पहले यह जानेंगे। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। तो ये अगर सेल रहेगा तो जो साइटोस्केलेटन है इसको एक रिजिडिटी ये करेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो सेल 3 लेयर में होता है, उसमें होता है माइक्रोफिलामेंट्स, फाइब्रिल्स ऑफ प्रोटीन, एक्टिन होता है। तो जैसे एक्सप्लेन करने के टाइम में इसमें होता है फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फाइब्रिन, एल्बुमिन, ये सारे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो ये होगा 3 लेयर से बना होता है, ये मैं बस इमेज बेसिस पे ऐसे बना रहा हूँ, ये प्रॉपर नहीं रहेगा, ये 3 लेयर से बना होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो 3 चीजें होते हैं। जैसे आया यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन रिलेटेड, तो 3 लेयर है, 3 लेयर कौन सी है, तो एक्टिन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो ये इंटरट्यूब्यूलर, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी चीजें जो होंगी सेल्स में, प्रॉपर डायग्राम में यहाँ पे नहीं डाल पाया, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। साइटोस्केलेटन क्या होता है, एक सेल को स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल जो प्रोवाइड करता है वो चीज होता है। तो उसमें 3 चीजें होती है। एक्टिन होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, एक्टिन हमारा सेकेंड ऑप्शन रहा है। तो ये रहा हमारा आंसर, ये फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रिन और ये सब चीजें सेल के अंदर नहीं होगी। ये एल्ब्यूमिन तो प्रोटीन हुआ, ये सारे प्रोटीन है, लेकिन ये नहीं साइटोस्केलेटन फॉर्म करेंगे। साइटोस्केलेटन में 3 ही चीजें हैं, जैसे मैंने बोला, एक प्रोटीन लेयर रहेगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स लेयर रहेगा और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहेगा। तो इससे बनेगा साइटोस्केलेटन। ये चीजें ध्यान में रखना है। साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन, जैसे बॉडी का स्केलेटन हमारा बोन से बना है, वैसे सेल का स्केलेटन किस चीज से बना है, तो एक्टिन प्रोटीन से बना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरॉइड सिंथेसिस ऑकर्स विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पूछा गया है स्टेरॉइड्स कहाँ बनाया जाता है, वो वाला स्टेरॉइड नहीं जो डोपिंग में करते हैं स्पोर्ट्स वाले, नशे वाले स्टेरॉइड्स, और मतलब एनर्जी स्टिमुलेट प्रोड्यूसिंग करने वाले जो स्पोर्ट्समैन कुछ यूज करते हैं और पकड़े जाते हैं डोपिंग टेस्ट में, जो स्टेरॉइड होते हैं, ये चीज नहीं है। ये बॉडी खुद भी कुछ स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करती है। तो हमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चर में ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड नन ऑफ दिस। तो जो भी सिंथेसिस का है, एनर्जी सिंथेसिस है, जो भी सिंथेसिस काम कर रहा है वो कर रहा है दो जगह पे ये होता है। एक तो ये पहला ऑप्शन होता है साइटोप्लाज्म, दो जगह पे स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या है,
साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल जिसमें फ्लोट कर रहे हैं वो साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म होता है। और दूसरा होता है हमारा इस क्वेश्चन में जो है साइटोप्लाज्म, तो देख पाओगे यहाँ पे है अवेलेबल नहीं ऑप्शन में, तो साइटोप्लाज्म तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन ध्यान में रखना है साइटोप्लाज्म। और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख पाओगे यहाँ पे है, जो कि स्टेरॉइड सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म ये दोनों चीजें हैं जो जहां पे स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है। तो अगर इनकेस ऐसे हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नहीं आएगा, आपकी जगह साइटोप्लाज्म दिया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म आपको ध्यान में रखना है स्टेरॉइड सिंथेसिस कहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्वियस कंपोनेंट ऑफ द सेल विद इन विच वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ बताया था कि ऐसा क्या है, तो हमारा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोब्लास्ट। क्या है साइटोप्लाज्म? जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया है, साइटोप्लाज्म क्या है, जिसमें सेल विद इन द सेल वॉल सेल ऑर्गेनेल जो फ्लोट कर रहे हैं जिस एक्वियस कंपोनेंट में, उसको ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म मींस ऑल कंपोनेंट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, और जो एक्वियस कंपोनेंट है उसको साइटोसोल कहा जाएगा। ये नहीं रहेगा। साइटोप्लाज्म जो होता है प्रीवियस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किया था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है साइटोसोल। साइटोसोल जो है एक्वियस कंपोनेंट को कहा जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है ये रहा हमारा सेल, ये रहे कुछ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स, तो इन बिटवीन द सेल ऑर्गेनेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इस बिटवीन जो भी रहेगा इसको साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन साइटोसोल जो एक्वियस कंपोनेंट है, एक्चुअल एक्वियस कंपोनेंट, उसको कहा जाएगा साइटोसोल। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा साइटोसोल। ध्यान रखना है, मेरी तरह थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। दो चार क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस एक लाइनअप में है, ज्यादा तैयारी की थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा साइटोसोल। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने साइटोप्लाज्म जो एक्सप्लेन किया है वो प्रॉपर है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, ये जो गैप फिल करेगा वो रहेगा, लेकिन जो एक्वियस कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा इसका साइटोसोल। आगे बढ़ते हैं, द ऑर्गेनेल कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द। प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बता जाए तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है, साइटोसोल, न्यूक्लियस एंड साइटोब्लास्ट। क्योंकि साइटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है सारा, ये हुआ साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, तो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा साइटोसोल एंड द ऑर्गेनेल्स, सेल इंटरनल सबस्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, राइबोसोम्स हुआ। साइटोसोल्स इज द ओनली फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो साइटोप्लाज्म का ही कंटेंट है साइटोसोल, जिसको हम एक्वियस कंपोनेंट कहेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्वियस कंपोनेंट ऑफ सेल, इनसाइड सेल जो रहेगा साइटोसोल रहेगा, साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा। इस वाले क्वेश्चन में आप देख पाओगे, द ऑर्गेनल कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्रेजेंट इनसाइड दी। जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं सेल के, वो कहाँ पे रहेंगे, तो मतलब जो भी ऑर्गेनेल्स है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहे हैं, जैसे राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सिंथेसिस हो रहा है, तो ये सारी चीजें एंजाइम सिंथेसिस जो हो रहा है प्रोटीन के माध्यम से, राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट रहेंगे, ये सारी चीजें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहाँ पे हो रहा है, तो ये सारे जहां प्रेजेंट है वही होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो खुद साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो ये हमारा नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया खुद किसी और चीज में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किसी और चीज में प्रेजेंट है। बचता क्या है, साइटोप्लाज्म जो वास्ट सबसे ज्यादा सेल में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी आएगा वो सारा साइटोप्लाज्म कहा जाएगा, जिसमें साइटोसोल और अदर सेल ऑर्गेनिल्स भी है। तो साइटोप्लाज्म तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं करेगा, कौन करेगा, ऑर्गेनिल्स करेगा, सेल ऑर्गेनिल्स करेगा। तो सेल ऑर्गेनिल्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, तो इसका आंसर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। एक बार देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। हाँ सही जा रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज आउटसाइड द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे पूछा गया है। इन शॉर्ट इतना बड़ा किया है प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर, ऐसे भी पूछ सकते थे, लेकिन जो सेल के बाहर यूज हो रहे हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन में देखो, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, on the rough endoplasmic reticulum, on the smooth endoplasmic reticulum, on free ribosomes। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देख रहे हैं ऑप्शन में, द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन में इसका कुछ काम नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। जो फ्री राइबोसोम्स रहेंगे यहाँ पे बताया गया है, ये करेंगे साइटोप्लाज्म में जो यूज होता है। यहाँ पे पूछा गया है आउटसाइड द सेल प्रोटीन कहाँ यूज होने वाले, तो साइटोसोल में जो प्रोटीन यूज हो रहा है वो प्रोड्यूस करेगा फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स करेगा साइटोसोल में। तो हमें कहा पूछा गया आउटसाइड, तो हमारा ये ऑप्शन रहेगा नहीं, ये हुआ हमारा कट। अब बचे हैं दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा आंसर आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहेगा, ये आउटर सरफेस, राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन फॉर यूज ऑफ आउटसाइड द सेल। मतलब हमारा आंसर रहेगा ये, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो फ्री राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन यूज इन द साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस प्रोटीन यूज ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब इसमें जो प्रोटीन है वो बस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही यूज करे जाएंगे, आउटसाइड द सेल नहीं होगा, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव द राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो ये बात ही खत्म, राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं और स्मूथ पे होते नहीं है, तो ये प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा। तो हमारा सही आंसर रहा ये ऑप्शन नंबर 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छी बात है, हमें यहाँ देखने को मिला है माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस करेगा वो विद इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन यूज होगा। जो फ्री राइबोसोम्स है वो इनसाइड द साइटोसोल में यूज होंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक से बनाए जाएंगे प्रोटीन वो होगा सेल के बाहर में यूज। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ, यही क्वेश्चन है, बार बार हम ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है, मेन प्राइमरी फंक्शन जो है प्रोटीन्स बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ, फिर से वही आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो ये नहीं बना पाएगा, बात खत्म। गोल्गी एपरेटस इस काम का नहीं बना है। प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, मेन प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है। इसका जो प्रोटीन सिंथेसिस ये खुद के लिए यूज करता है, तो सेल्फिश बंदा है, तो ये किसी काम का है क्या बॉडी के? नहीं। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो कहा मेन फंक्शन है, कहीं पे भी पूछा जाएगा तो वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और जो होल बॉडी के लिए यूज किया जाएगा आउटसाइड द सेल। तो हमारा आंसर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। आगे बढ़ते हैं, टिश्यू रिपेयर कैन टेक प्लेस ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स व्हिच ऑकर इन द, सेम क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया है। यहाँ पे टिश्यू रिपेयर के बारे में पूछा गया है, लेकिन मेन तो बात यही पूछा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ होने वाला है, व्हिच ऑकर इन द। तो क्या रहेगा यहाँ पे ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं होगा क्योंकि ये तो अंदर ही होगा, तो सेल टिश्यू रिपेयर कहाँ से करेगा? ये खुद को ही सेल्फिश बंदा है माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन में नहीं पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम्स तो फ्री राइबोसोम्स जो रहेंगे खाली बैठा है नले, अपने साइटोसोल में ही अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे और साइटोसोल उसका यूज करेगा। बचता ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरीके से आपको पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कट आपकी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन आपको कम करते जाना है, आपकी आइडिया दिमाग लगा के थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया है एक ही आंसर रहेगा, 4-10 क्वेश्चन उस पर बनाए जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उस क्वेश्चन के जो मेन वर्ड फोकस करना है, टिश्यू रिपेयर है तो मतलब आउटसाइड द सेल है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स पूछा गया है, तो सही बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टाइम बाद अच्छा क्वेश्चन आया है। सेल्यूलर एक्टिविटी, जो प्रॉपर सेल्यूलर फंक्शनिंग होता है वो किस लेवल पे होगा? तो एसिडिक में होगा, न्यूट्रल में होगा, या बेसिक में होगा, और ऑल ऑफ दी अबव इसका ऑप्शन भी आ सकता है। तो क्या लगता है? तो पहले हम थोड़ा एक थ्योरी जान लेंगे इसके बारे में। तो पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ नॉर्मल सेल्यूलर एक्टिविटी इज अराउंड 7.2। तो क्या होता है नॉर्मल पीएच ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए? साइटोप्लाज्म का 7.2 होता है।
हुआ तो ये रहा हमारा पीएच स्केल, तो ये रहा यहाँ पे नॉर्मल, न्यूट्रल हुआ 7 और ये रहा यहाँ पे 7.2। तो मतलब क्या हो रहा है, ये बेसिक साइड में जा रहा है, ये रहा बेस, ये रहा एसिड साइड। तो 7.2 है बेस साइड है, या रहा मिड पॉइंट अपना जो न्यूट्रल रहेगा। तो साइटोप्लाज्म पे किस में फंक्शन कर रहा है, 7.2, मतलब इसका आंसर रहेगा बेसिक। एसिडिक में ये काम नहीं करेगा, न्यूट्रल में तो बिल्कुल नहीं करेगा, ऑल ऑफ दी वो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले दो ऑप्शन हमने कट कर दिए है। तो रहा हमारा बेसिक एनवायरनमेंट में जो रहेगा एसिड बेस हम बोलते हैं, तो बेस अगर ये रहेगा मीडियम रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, तो ही सेलुलर फंक्शन अच्छे से हो पाएगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि जैसे लाइसोसोम्स है जो सेलुलर फंक्शंस में है, उनका पीएच 5 रहेगा, मतलब वो एसिडिक में काम करेंगे। जो लाइसोसोम्स रहेंगे उनका एक्टिविटी प्रॉपर होने के लिए उनको पीएच रहेगा 5, मतलब एसिडिक पीएच लगेगा। न्यूट्रल और इवन स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.95 मे रिजल्ट इनटू कोमा और डेथ। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि सेलुलर एक्टिविटी के लिए हमें बेसिक एनवायरनमेंट ही चाहिए एक्सेप्ट लाइसोसोम्स। बाकी सारे सेलुलर फंक्शंस हमें बेसिक एनवायरनमेंट में, बेसिक मीडियम में ही करने हैं। 6.95 भी अगर होता है, 7 से अगर न्यूट्रल से थोड़ा कम भी जाता है या न्यूट्रल भी होता है, तो सेल डेथ और इंसान कोमा में जा सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसीलिए एसिड बेस बैलेंस जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको आप देखोगे तो आप जब एबीजी देखोगे पेशेंट का, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है आईसीयू जैसी चीजों में, ये इस बात पे है क्योंकि सेलुलर फंक्शन हमारा बेसिक स्टेट में ही काम करता है अच्छे से। तो 7.5 7.35 टू 7.45 हमारा नॉर्मल पीएच बॉडी का रखा गया है। 7.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ दी, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। 7.0 मतलब ये हुआ न्यूट्रल पीएच। यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, फ्लूइड विद इन द टिपिकल सेल, ब्लड इन द रीनल आर्टरी और यूरिन। क्या रहेगा, क्या लग रहा है, 7 है, न्यूट्रल है, तो ब्लड का तो होगा ही नहीं। ब्लड का नॉर्मल पीएच हमें पता है, वो भी बेसिक में ही रहे 7.35 टू 7.45 में रहता है। तो ब्लड इन टेस्टिकुलर वेन नहीं जाएगा क्योंकि 7.0 यहाँ पे पूछा गया है। ब्लड एंड रीनल आर्टरी, ब्लड कहाँ पे भी हो सेम ही रहेगा, 7 से नीचे तो वो जाएगा नहीं। यूरिन में तो ब्लड होने का सॉरी, यूरिन का पीएच ऐसे नहीं होगा, यूरिन एसिडिक रहता है। तो 7.0 ये मतलब ही नहीं होगा। तो बचता ऑप्शन है हमारा फ्लूइड विद टिपिकल सेल। कोई सेल है पर्टिकुलर, तो जैसे कि साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म का पीएच जो 7.2 है, मतलब न्यूट्रल और थोड़ा मतलब न्यूट्रल से ज्यादा है, ये कंसीडर किया जाएगा। रेंज के हिसाब से 7.0 है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक भी सेल डेथ कर सकता है, लेकिन 7.0 साइटोप्लाज्म थोड़ा बार फंक्शनिंग कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फंक्शनिंग रहेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं, तो उसमें फ्लूइड विद टिपिकल सेल है, ये राइट आंसर रहेगा। हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ओवरऑल सेल्स में कितना पानी भरा है हमारे बॉडी में। हाउ मच वाटर, ये कहाँ पे पूछा गया है, देखना है हमें। वाटर पूछा गया है, लिक्विड, फॉर्म ऑफ लिक्विड यहाँ पे पूछा है, फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब सेलुलर में एक्सेप्ट ब्लड इनसाइड द सेल्स कितना मैटर है। ब्लड में नहीं पूछा है, ओवरऑल बॉडी में नहीं पूछा है लिक्विड कितना है, हमें पूछा है सेल्स में कितना होता है। सेल्स में हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा 25%, 50%, 70%, 80%। 70% तो टोटल हमारा ब्लड वॉल्यूम के आसपास ही होता है, 5 लीटर जो ब्लड वॉल्यूम होगा ये होगा। लेकिन उससे और 25% में तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, अगर सिल्वर का होगा तो ये हाइपोवॉल्यूमिया में रहेगा। 50% हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा 50%। सेल वॉल्यूम जो रहेगा लिक्विड सेल वॉल्यूम में रहेगा 50%। तो ये सीधा आपको वन लाइनर है, ऐसे ही ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें इसमें लॉजिक नहीं होता है, ये याद रखने वाली चीजें है। अंडरस्टैंडिंग है 50% सेल बॉडी में रहेगा, 70% होल बॉडी में रहेगा। एक्वापोरिन्स आर, एक्वापोरिन्स तो वर्ड पे फोकस करना है। यहाँ क्या पूछा है, एक्वा। एक्वामैन देखा होगा सबने, एक्वामैन क्या है, एक्वामैन पानी में रहने वाला वो जैसन एक्वामैन है वो
तो वो कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, तो ऑप्शन आप देखने जाओगे, एक्वा मीन्स पानी रिलेटेड वर्ड है, तो सोडियम चैनल तो नहीं हो सकता, पोटेशियम चैनल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पानी रिलेटेड नहीं है, क्लोराइड चैनल्स तो ये रिलेटेड नहीं होगा। बचा क्या है हमारे पास, वाटर चैनल्स, एक्वापोरिन्स, पोरिन्स मतलब चैनल, पोरिन्स जो है, पोरिन्स मतलब क्या होता है, जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स रहेंगे ये रहेंगे पोरिन्स, और एक्वा मीन्स पानी, वाटर चैनल जो रहेंगे, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, एक्वापोरिन्स मीन्स वाटर चैनल। तो ये रहा सही। आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा। ये रहा हमारा नॉर्सेट के प्री के लिए। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्सेट प्री जो होगा वो आपका जो 4 साल 3 साल जो आपने जीएनएम किया है या बीएससी किया है उसमें जो सिलेबस रहेगा उसी से आएगा, लेकिन थोड़ा घुमाने क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लॉजिक अगर लगाओगे तो अच्छे से आप ऑप्शन आपके कट करके आप एक ही ऑप्शन फाइनल में आपको बचेगा तो वही आपका आंसर रहेगा। ऐसे करके आप पढ़ाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े बेसिक रहेंगे, इससे थोड़ा हायर लेवल भी आएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर एक ही रहेगा, बस अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा रहा है। तो इसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।